नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश माननीय मंत्री जी। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं माननीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी। अरुण शंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आप कशिश न्यूज़ का। लंबी राजनीतिक पारी रही है और इस बार नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है, दो दो विभाग मिल गए हैं। किस तरह से इस अपने राजनीतिक गतिविधियों को देखेंगे और अब सरकार में जो जिम्मेदारी मिली है उसे किस तरह से कहेंगे? बिहार के हमारे विकास पुरुष और सबसे लंबी पारी तक 10वीं बार शपथ लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने भारत के यशस्वी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय का, कि जिन उन लोगों ने मुझे इस योग्य मानकर मुझे ये उत्तरदायित्व सौंपा है। मैं अपनी ओर से पूरी क्षमता और दक्षता के साथ जितनी हमारी योग्यता है उसके अनुरूप मैं चाहूँगा कि विभाग का काम पूरी मुस्तैदी के साथ मैं करता रहूँ। वैसे तो लग रहा है कि आपको दो विभाग दिया गया है, लेकिन समेकित रूप से व्यापक स्तर पर हम देखें तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग और पर्यटन विभाग, बिहार की कला संस्कृति को वैश्विक मंच देने का आपके पास एक सुनहरा अवसर है। बाहर के पर्यटकों को बिहार लाने का एक सुनहरा अवसर है। किस तरह की रूपरेखा आपने तैयार की है? अब कला संस्कृति एक अलग विभाग रहेगा जिसमें युवा विभाग वो अलग हो रहा है जी। तो कला संस्कृति और पर्यटन दो विभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। दोनों में कई बातों का समन्वय भी आवश्यक है। तो इसलिए दोनों विभाग आने से जब तक मेरे पास ये दोनों विभाग है उसमें समन्वय स्थापित करने में सहूलियत होगी। कई विभाग का प्रोजेक्ट एक ही जगह दोनों विभाग काम करता है, इसलिए वहाँ जहाँ ये विभाग काम कर रहा है उसका जाना जरूरी है नहीं जरूरी है, इन चीज़ों को परखने और देखने का भी अवसर प्राप्त होगा। घूमने फिरने का आपको कितना शौक है? देखिए, घूमने के तो हम लोग आदी रहे हैं, इसलिए कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और बचपन से रहे हैं। कोई ये आज हो गए हैं ऐसा नहीं है। राजनीति हमारी शुरू से समाज सेवा रुचि रही है और इसलिए मैं छात्र जीवन से ही जो 74 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, मैं हाई स्कूल का छात्र था, फिर भी उसमें अपनी भागीदारी निभा रहा था। और उसी क्रम में 77 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग इतने रम गए थे उस समय इमरजेंसी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ, कि मेरी परीक्षा भी छूट गई, इसका भी मुझे पता नहीं रहा। इसलिए मैं 77 के बदले 1977 के बदले 1978 में बोर्ड की परीक्षा पास की। तो राजनीति से खासा लगाव रहा है, संघर्ष से लगाव रहा है और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के ही नेतृत्व में जो आंदोलन चला, आज उसी की उपज पूरे बिहार के क्षितिज पर है। चाहे वो पहली पारी में मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव जी को जिम्मेवारी मिली हो या उसके बाद 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जो हमारे अब नहीं रहे हम लोगों के बीच, उनके कंधे पर इसकी जिम्मेवारी गई हो। ये सब के सब लोग, चाहे रविशंकर प्रसाद जी रहे हों, अश्विनी चौबे जी रहे हों, आज तो किसी का नाम ले लीजिए। बिल्कुल। लेकिन देखिए, आप मंत्री हैं और जेपी का आवास किस स्थिति में है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बड़े बड़े पर्यटन और प्रभावशाली पर्यटन स्थलों को तो विकसित करेंगे ही, भरोसा है।
लेकिन क्या हम बिहार के उन विभूतियों को, एक जेपी हो गए हैं, दूसरे हमारे कई कवि लेखक हैं, शेक्सपियर का घर है, वहाँ भीड़ लगी रहती है, लेकिन हमारे विभूतियों के घर कहाँ हैं, किस हालत में है, कोई जानता नहीं है। तो बिहार के विभूतियों को भी सजीव करने का एक प्रयास होगा क्या? देखिए, ये प्रयास प्रारंभ में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बिहार को इस कदर नीचे धकेला गया, जिनको पहली पाली संभालने के लिए बिहार का मिला, उन लोगों ने जिस तरह से बिहार का दुर्दशा करके रख दिया, उसमें न आम नागरिक सुरक्षित था, न किसी महापुरुष का घर सुरक्षित था। कौन कहाँ लूटेगा, कौन कहाँ पीटेगा, कौन कहाँ बलात्कार का शिकार हो जाएगा। महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, सड़क सूना हो जाता था शाम के बाद, सड़कें टूटी फूटी हुई थी, बिजली आती नहीं थी, कभी आती थी तो तुरंत चली जाती थी। ये जो स्थिति से झेलता रहा है बिहार, तो एक बड़ी चुनौती जिनको दूसरी पाली मिला आदरणीय नीतीश कुमार जी को और सुशील कुमार मोदी जी को, उन लोगों ने कठिन परिश्रम किया, तब जाकर इस राज्य का कानून व्यवस्था पटरी पर लौटा। दूसरी बार जब फिर लोग आए तो और ज़्यादा परिश्रम करके बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम प्रारंभ हुआ, ताकि यहाँ विकास हो सके। तब जाकर आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ, और आज हम ये कह सकते हैं 20 बरस के बाद कि आदरणीय नीतीश जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज बिहार आधारभूत संरचनाओं के मामले में पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। विकास निरंतर प्रक्रिया है, आगे भी चलती रहेगी। सही बात है। यानी कि हम कह सकते हैं कि माहौल तैयार है, पर्यटकों को बस बताना है कि हमारे इस जगह पर ये चीज़ है और यहाँ आप आइए, आपके लिए हर सुविधा है। क्या व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल उस ज़माने में पर्यटन कोई आने को सोचता क्यों, जिसमें बिहार में उनके जीने का भी ठिकाना नहीं हो तो रहने का कौन पूछता है। लेकिन आज जब वो सारी सुविधाओं से लैस हुआ है बिहार, तो कल तक जो बिहारी कहलाना शर्म की बात थी कहीं बाहर जाकर, आज वो गर्व से कह रहा है कि हम बिहारी हैं। तो ये बदलाव हुआ है, और इस बदलाव के साथ पर्यटक भी आकर्षित हुए हैं बिहार की ओर, तभी हम देश के 10वें पायदान पर पहुंचे हैं पर्यटकों की संख्या के मामले में। और आगे जाने के लिए हमारे पास क्या स्कोप है? आपके आगे पास क्या जाने है? का हमने विजन लिया है, और हमने ये संकल्प भी लिया है, विभाग के लोगों को भी बताया है कि कैसे हम लोग इसको 5वें स्थान पर 5 बरस के अंदर ले जाएंगे। लंबी छलांग है। इसके लिए भी हमको काम करने की ज़रूरत है, चाहे उसमें दिन रात परिश्रम क्यों नहीं करना पड़े, अतिरिक्त परिश्रम क्यों नहीं उठाना पड़े, हम सब लोगों को उठाना चाहिए और उस चीज़ को भी पूरा करना चाहिए। फिर हमने कहा विभाग को कि 100 दिन का रोड मैप भी बनना चाहिए कि हम 100 दिन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो जब विभाग की समीक्षा किया है तो हमने देखा है कि काफ़ी योजनाएं चल रही है विभाग की ओर से। अभी 22-23 में तो बहुत कम 9 योजनाएं लंबित रह गई है, हमने समीक्षा किया था। 23-24 में लगभग आपको 43 योजना पर काम चल रहा है, जो काफ़ी हद तक पूरा होने पर है, कुछ में कुछ अंशों तक, कुछ में बाकी भी है। उसी तरह से 32 योजना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति योजना के दौरान जो लिया है, जिसकी घोषणा की है, वो भी हमारे योजना में शामिल है। उसके अलावे आपको 24-25 में 54 योजना पर काम चल रहा है बिहार के अंदर पर्यटन विभाग के द्वारा। पुनौरा धाम के बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान राम मंदिर के तर्ज पर 550 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम लोग, मैं भी 3 बार वहाँ संघर्ष के लिए गया अयोध्या, तो मुझे नग्न आँखों से हमने देखा है उस संघर्ष को और उस ढांचा को भी, और उस ढांचा को गिरते हुए भी देखा है। तो मुझे पूरा उसके बारे में संवेदनशीलता है कि कैसे वो भव्य मंदिर खड़ा हुआ, और जिस दिन
आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस दिन 25 तारीख को ध्वजारोहण कर रहे थे, उसी दिन मैं पदभार ग्रहण कर रहा था विभाग में। भावनाओं का ज्वार होगा। और सामने मैं देख रहा था उन चीज़ों को। तो माता सीता की जन्मस्थली, प्रकाट्य स्थली जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी का है, 882 करोड़ की राशि से वहाँ काम होना है। और उसी दिन शाम को फाइनेंशियल बीड क्लियर हो जाता है उसका। और उसके 1-2 दिन पहले ही मैं पदभार ग्रहण करने के पूर्व माँ सीता का दर्शन कर वहाँ से आशीर्वाद लेने चला गया था पुनौरा धाम। और वहाँ से आशीर्वाद लेकर आया और वहाँ निर्देशित किया कि जो भूमि अधिग्रहण हो गया है मेरा और जिसका टेंडर हो गया है, वो पिलर देने का काम, सीमांकन का काम कल से प्रारंभ कीजिए आप। वो लोग 1 हफ्ते के बाद शुरू करने की बात हमको बता रहे थे। मैंने कहा कि जब मैं आ गया, समीक्षा हो गई, तो उन्होंने कहा कि आधे अंशों में पानी है। हम कहा कि जिधर से सूखा है उधर से शुरू कर दीजिए, फिर उधर डिवाटरिंग करके हम लोग उसको करेंगे। राम काज में विलंब वो शुरू हो गया। इधर फाइनेंशियल बिड भी क्लियर हो गया, डिज़ाइन का काम हो रहा है। जैसे ही वो समाप्त होगा खरमास के बाद, चूँकि उसमें औपचारिकता भी पूरी हो गई है, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आकर वहाँ शिलान्यास भी कर दिया है चुनाव के पूर्व। तो अब उस काम में देरी नहीं होगी। 42 महीने के अंदर विभाग को चुनौती है, मुझे भी चुनौती है कि हम उस काम को पूरा करवा कर दें। हमारी नज़र बनी रहेगी इस चुनौती को आप कितना हद तक पूरा करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है प्रभु राम के मंदिर बनने के बाद, पुनौरा धाम में माता सीता का वो भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, तो बिहार के पर्यटक मैप पर एक महत्वपूर्ण चिन्ह जुड़ जाएगा। वो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम बातचीत को जारी रखेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, युवाओं के लिए कला संस्कृति के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, माननीय मंत्री जी कार्यक्रम में अरुण शंकर प्रसाद जी हमारे साथ बने रहेंगे। जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माननीय मंत्री जी, और हमारे साथ हैं अरुण शंकर प्रसाद जी। अरुण जी, लोग कहते हैं मंदिर बनने से क्या होता है, लेकिन अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ और अब पुनौरा धाम का जो कायाकल्प होने वाला है, ये महत्वपूर्ण दायित्व आपके कंधे पर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बिहार की कहें कि खुशकिस्मती है कि बुद्ध सर्किट है हमारे पास, रामायण सर्किट से हम जुड़ रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। प्राकृतिक संसाधनों में भी ऐसे अभूतपूर्व दृश्य हैं और अभूतपूर्व सीनिक एरिया हैं जिनका विकास किया जाना जरूरी है। एक ककोलत का विकास हो रहा है, रोहतास के इलाके में कई संसाधन हैं, कई पुरातन क्षेत्र हैं जिनका विकास होना है। तो इन सब पर नज़र रहेगी कि कहीं एक जगह फोकस करेंगे। देखिए, 2 तरह के पर्यटक आते हैं और देश और दुनिया में 2 तरह के पर्यटक हैं। एक हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से जी पर्यटन क्षेत्रों की यात्रा करते हैं, और दूसरा है जो कुदरती दृश्य, जिसको व्यू कहते हैं या जो भी सीनिक व्यू कहते हैं, उसके लिए जाते हैं। जी एक बड़ा तबका वो भी है दुनिया के अंदर। तो हम दोनों को कैसे आकर्षित करेंगे, इसकी पूरी योजना चल रही है। मैं बता रहा था आपको 25-26 का, 25-26 में भी 26 योजना हम लोगों ने लिया है। तो उसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो कुदरती योजना है, मंदार हिल है जी, बाकी कई चीज़ें हैं उस तरह की। अपने बौद्ध सर्किट की चर्चा की, जैन सर्किट है, फिर सूफी सर्किट पर काम चल रहा है, रामायण सर्किट आपको पता ही है। इस तरह से अनेकानेक सर्किट भी बनाए जा रहे हैं। और हम आगे जो विभाग को विचार देने वाले हैं, जो कि हमारा शिव सर्किट भी एक बने, और शिव सर्किट के बाद हम फिर प्रयास करेंगे कि देवी सर्किट का भी निर्माण हो, ताकि आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे देसी पर्यटक जो हैं वो आध्यात्मिक यात्रा अधिक करते हैं। उसके अलावे हमने विदेशी पर्यटकों के लिए अभी 5 स्टार प्रपोज्ड है, जिसमें कुछ का लीज हो गया, कुछ का लीज होना बाकी है। बोध गया के अंदर, राजगीर के अंदर, 3 पटना के अंदर। तो मैंने कहा कि भाई सीतामढ़ी के अंदर भी मंदिर तैयार होने के साथ साथ 15-20 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करके
वहाँ भी एक 5 स्टार निर्माण का हम काम शुरू कर सकते हैं क्या, ये विभाग के पास हमने दिया है समीक्षा के लिए। तो विभाग भी उसमें एग्री है मोटा मोटी कि होना चाहिए, और उसकी प्रक्रिया भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम आध्यात्मिक क्षेत्रों के विकास में लगे हैं, हम पर्यटन विभाग सब प्रकार के पर्यटकों के जब का आकर्षण का केंद्र बनेगा बिहार, तभी जाकर हम जीडीपी रेशियो जो हमारा है बिहार का, उसमें हमारा अंशदान ज़्यादा हो, ये हम चाहेंगे। रोजगारोन्मुखी हो पर्यटन विभाग, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। जब इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ेगी तो उन जगहों पर रोजी रोजगार भी लगेगा। और उसके लिए भी हमने विभाग से कहा है कि छोटे छोटे स्टॉल का भी हम उन जगहों पर कैसे अपनी विभाग से निर्माण करके फुटकर विक्रेताओं को दे सकते हैं, एक सजाया हुआ जो आकर्षण का केंद्र भी बने और व्यवसाय भी लोगों का चले। तो इस तरह से कई संभावनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। संसाधनों का समुचित सदुपयोग करने की व्यवस्था है। चलिए एक चीज़ और, मधुबनी पेंटिंग आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, जितनी प्रसिद्धि बिहार के इस कला को मिली है, बिहार में और ऐसे कई कला हैं, कई कलाकार हैं जो इस तरह की प्रसिद्धि की प्रतीक्षा में हैं, उनको लेकर कुछ विचार किया जाना चाहिए। देखिए कई तरह की कला होती है, लेकिन कोई खास कला उसमें से विश्व प्रसिद्ध हो जाता है जी। वही हुआ मधुबनी पेंटिंग के साथ, मधुबनी आर्ट के साथ। आज आप सोच सकते हैं कि एक गांव में 5 पद्मश्री होना, ये मधुबनी के जितवारपुर को नसीब है। और इसलिए हमारी विभाग उसको आर्ट विलेज बनाने जा रही है, उसके लिए भी फंड स्वीकृत हुआ है। तो हमारी नज़र हर चीज़ों पर है, चाहे वो भागलपुर का सिल्क प्रोडक्ट हो या बाकी चीज़ों को बढ़ावा देना हो। तो हर जगह के कला को जब हम सहेजेंगे, वहाँ के स्थानीय कलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, और इसीलिए मैं कुछ काम कला संस्कृति विभाग से भी जोड़कर इसको देखता हूँ कि कुछ काम उस विभाग से भी होना है। जो स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती है आज, क्योंकि लोकल और वोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है जी, उस नारा को हम कैसे साकार कर सकते हैं, उसमें कला संस्कृति विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे हम स्थानीय कलाकारों को उभार सकते हैं, कैसे विलुप्त होती कलाओं को हम जीवित रख सकते हैं, ये भी एक चुनौती है। उसके लिए एक गुरुकुल की योजना विभाग बना रही है कि जैसे एक गुरु अगर कोई विलुप्त कला है हो रही है और कोई अंतिम 2-4 व्यक्ति अंतिम पंक्ति में हैं, तो उनको उसका गुरु बनाकर मानकर उनका एक आश्रम बनाकर उसमें 8-9 शिष्य रखकर फिर वो अपनी कला को उसमें ट्रांसफ़र करें। ऐसे तो कई फोक सॉन्ग्स हैं, फोक सिंगर हैं, फोक डांसर हैं जिनको इस तरह की योजना का इंतज़ार है। तो हम कामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस विचार को विभागीय कार्यप्रणाली से आगे निकालकर धरातल पर उतारें। थिएटर के कलाकार भी काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं, उन्हें भी काफ़ी उम्मीद रहती है सरकार से कि कुछ सहयोग मिले, क्योंकि बाज़ार उसका उस हिसाब से नहीं है। फिल्म की शूटिंग के लिए बाहर से लोग आएँ तो शायद उन्हें कुछ और व्यवस्था मिल पाए, तो इस पर भी विचार होना चाहिए। नहीं, इस पर एक बड़ा समेकित निर्णय विभाग का हुआ है, एक पॉलिसी बनी है फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का। हम सब्सिडी देते हैं, हमारी विभाग उसको सब्सिडी भी दे रही है। हम आमंत्रित भी कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ आकर बिहार में फिल्म का निर्माण करें, और जल्दी हम चाहेंगे कि जिस तरह से फिल्म सिटी अन्य जगहों पर मुंबई के अंदर है या तेलंगाना के अंदर है रामो फिल्म सिटी, तो उसके तर्ज पर बिहार में भी एक फिल्म सिटी का निर्माण हो, और उसमें हमारे जो कलाकार, बहुत अधिक कलाकार जो बिहार के हैं, आज मुंबई में जाकर दूसरी जगहों पर जाकर वो अपने कला को वहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको हम आमंत्रित करके बिहार वापस लाएं, ताकि वो हमारे धरोहर हैं और उन धरोहरों को, अपनी विरासत को हम समेटें और सहेजें। ये काम भी हमारे विभाग का है। उसको भी हम आगे कितना कर सकते हैं विभाग के सहयोग से, उसको करेंगे।
कई बार योजनाएं बनती है, फाइलों में दम तोड़ देती है, धरातल पर नहीं उतर पाती है। क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि जो प्रस्ताव आपने विभागीय अधिकारियों के पास दिया है उचित परीक्षण निरीक्षण के बाद धरातल पर उतरेंगी वो? देखिए, एनडीए की सरकार जो कहती है वो करती है। आपने देखा है कि जिन योजनाओं को हमने लिया उसको तुरंत लागू भी किया। तो ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र से भी भरपूर सहयोग हो रहा है बिहार को। आज इसके लिए हम मोहताज नहीं हैं। कभी इसके लिए भी बिहार मोहताज हो जाता था कि केंद्र सरकार हमको सहयोग अपेक्षित नहीं कर रही है। लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि केंद्र हमको पूरा सहयोग कर रहा है। उनका भी धन्यवाद करिए, उनका भी आभार करिए। ये कोई मुख्यमंत्री कहे ये कोई साधारण विषय नहीं होता है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि आज उन चीज़ों की दिक्कतें नहीं है, केवल विजन का दिक्कत है। विभाग को मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है ताकि समय और हम लोगों को एक स्वभाव बन गया लंबे समय तक बिहार का कि हम लोग थोड़ा स्लो वर्क करते हैं, हम लोग एरर ज़्यादा करते हैं। एक बार में पूरा प्रोजेक्ट हमारा सही मान ले, ऐसा हम लोगों में थोड़ी त्रुटियां होती है। तो इसको कितना जल्दी हम लोग अपने को ठीक कर सकते हैं ताकि त्वरित गति से, जो आप कह रहे हैं कि फाइलों में धूल चाटते रह जाता है जी। वो विभाग की कमजोरी के कारण होता है। पहले तो ये भी दिक्कतें थी कि हमारा स्ट्रेंथ कम था विभागों में, कई विभागों में आज भी कम है। उसको धीरे धीरे काफ़ी तेज़ गति से हम लोगों ने पूरा किया है। आप देखें हैं कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार ने 50 लाख लोगों को रोज़गार दिया है, नौकरी दी है। इस बार तो 1 करोड़ देना है, इस आपके बार विभाग 1 की भी करोड़ जिम्मेदारी देना है। होगी कुछ। इस बार हमें 1 करोड़ लोगों को देना है। इसलिए उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। आप देखे होंगे कि पहले ही कैबिनेट से उद्योग फोकस में है, तो अब वो दिन दूर नहीं है जब आधारभूत संरचना हो गया तो उद्योग की क्रांति होगी बिहार की। आपके विभाग में क्या हो रहा है इसकी एक रूपरेखा आपने भी दी है कि स्टॉल लगाकर हम व्यवस्था और करेंगे? बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में भी हम रोजगार देने के लायक बनेंगे। ये हम अपना मॉडिफिकेशन करेंगे। चलिए, एक और महत्वपूर्ण, कशिश न्यूज़ भी सहयोगी रहा है सोनपुर मेले में। सोनपुर आइडल कार्यक्रम हो रहा है। जो गाने के क्षेत्र में बेहतर संभावना तलाश रहे हैं युवा, उनके लिए एक मंच मुहैया कराया गया है। तो उसकी तरह और भी कई भाषाई गायक हैं, मगही है, भोजपुरी है, तो वो लोग अभी तो राजनीतिक विद्वेष का भी शिकार हो रहे हैं, ऐसे हमारे क्षेत्रीय लोक गायक, तो उनके लिए भी बेहतर मंच मिलना चाहिए। देखिए, कुछ लोग विभाग के अंदर आते हैं जो कलाकारों का शोषक वर्ग है एक। जैसा कुछ दिनों में मुझे लगा है कि कुछ लोग छोटे छोटे कलाकारों को कम राशि देकर वो बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर ले लेते हैं। तो उन चीज़ों को मुझे देखना है कि वह कहाँ कहाँ उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। उस पर भी मैं विभाग से बात करूँगा। और जब आपने सोनपुर की चर्चा कर दिया जी, तो ये भी आप जान लीजिए कि आगे हम काशी विश्वनाथ के तर्ज पर बाबा हरिहर नाथ का भी कॉरिडोर बनाने वाले हैं। 600 करोड़ रुपया उसके लिए भी आवंटन हो रहा है। और भूमि अधिग्रहण का काम हम लोग अब शुरू करेंगे और अतिक्रमण हटाने का उसमें, तो उस प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है। आज भी हमको कई माननीय नेताओं से बात हुई है कि उस काम को भी हमको तेज़ गति से करके देना है। और कल मैं फिर सोनपुर जा रहा हूँ। मैं एक बार और सोनपुर गया था कला संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन में। कल मैं फिर पर्यटन विभाग की ओर से उसके समापन में जा रहा हूँ। और जिन चीज़ों को आपने बताया है कि कशिश न्यूज़ कर रहा है उसको करना चाहिए। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लोकल कलाकारों को तराशने का काम किया है, उस प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है। बिल्कुल। जिला प्रशासन के इस पहल में हम मीडिया पार्टनर है, बस इस बात का उल्लेख कर रहे हैं। तो तो एक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए एक और शानदार केंद्र तैयार कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। विभागीय लाल फीताशाही का आपने जिक्र किया, भले ही बड़े
सराहनीय शब्दों का उपयोग किया है कि हम थोड़े लेट लतीफ़े हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। अभी अभी कशिश न्यूज़ ने एक स्टोरी की है, एक बस आई है 5 स्टार सुविधाओं से युक्त बस, लेकिन वो सड़क किनारे खड़ी है। पर्यटकों के लिए वो बेहतर संसाधन हो सकती थी। तो इस तरह की कई चीज़ें होंगी जो धूल फांक रही होंगी, उन्हें भी झाड़ कर हटाने की जिम्मेदारी होगी आप नहीं, पर। देखिए, मैं पुराने दिनों की बात आपसे कर रहा था। कोई लाल फीताशाही आज के समय में नहीं है। ये नीतीश कुमार की सरकार है और इसमें न्याय के साथ ये सरकार विकास कर रही है, तेज गति से कर रही है। आपने देखा होगा, विकास की रफ्तार हम थमने नहीं देंगे बिहार में। नहीं, ये विकास की हमारा रफ्तार में कोई संकल्प है। शक नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं संसाधनों का समुचित सदुपयोग करें। देखिए, आप बस की बात किया आपने, तो पर्यटन क्षेत्र, पर्यटकों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस बसें आ गई है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से जब तक उसका परमिट नहीं मिल जाता है परिवहन से, तब तक हम उसको का परिचालन नहीं कर सकते विभागीय हैं। कोऑर्डिनेशन तो भी ये देखना होगा। विभागीय कोऑर्डिनेशन अभी तक जो होना चाहिए था वो या तो नहीं हो पाया, या अभी अभी नए नए विभागों का आवंटन हुआ है। एक एक लोगों के पास कई कई विभाग हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी मुझे लगता है। या अधिकारी तो अलग अलग हैं, मान लीजिए विभाग मेरे ही पास 2 है, लेकिन अधिकारी सब तो अलग अलग है, विभाग अलग अलग है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अकेले कई विभागों का भी फाइल निपटार सकते हैं, लेकिन विभाग जब तक उसको करके नहीं देता है थोड़ी कठिनाई होती है। तो परिवहन विभाग से मुझे लगता है अब हम समीक्षा कर लेंगे, यदि आपने कहा है तो, कि वो कब गया है, हम लोग कब उनसे डिमांड किए बिल्कुल, हैं, हमें क्यों पूरा नहीं भरोसा आया है है, कि आप वो करेंगे। और उसकी समीक्षा करके फिर हम आपको बता सकेंगे कि विलंब का क्या कारण है, या विलंब हुआ ही नहीं है, अभी हम लोग वहाँ तक हमारी फाइल नहीं पहुँची है। कुछ भी हो सकता है, उसको बगैर जाने कहना न्यायोचित नहीं। ये अच्छी बात है कि कार्य शुरू करने के साथ ही आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 10वें पायदान से हम सीधे 5वें पायदान पे अगले 5 साल में छलांग लगाएंगे। हम नज़र बनाए रखेंगे और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, कशिश न्यूज़ का भी। तो माननीय मंत्री जी में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और माननीय के साथ हम फिर आपके सामने मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।